देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे परागकोश के बारे में, परागकोश की संरचना। ठीक, तो परागकोश जो होता है ये हम कह सकते हैं परागकोश है। परागकोश जो होता है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि पुष्प का नर भाग के अंतर्गत आता है कि मादा भाग, तो ये नर भाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? नर भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बस समझाइए। अब देखिए परागकोश जो है देखने में कैसा होता है, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, ये हो गया हमारा परागकोश। परागकोश का ये जो डंठल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तंतु। कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पुतंतु, तंतु या पुतंतु। ठीक ना, बताया था ना पिछले वीडियो में कि व्यवस्थित को अगर आप सुव्यवस्थित लिख देंगे तो आम से इमली नहीं हो जाएगा, आम काम में रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे तंतु या पुतंतु दोनों का मतलब एक ही वर्ड है। और ये वाला भाग हो जाता है हमारा परागकोश। क्या हो जाता है? परागकोश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज सोचिए कि जैसे मान लीजिए हमको अगर मान लीजिए देखना इस मार्कर के अंदर जो है क्या ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके कारण ये मार्कर जो है लगातार स्याही के माध्यम से जो है लिखता रहता है। तो हम क्या करेंगे, बीचों बीच इस मार्कर को क्या करेंगे? काट देंगे। तब जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है एक संरचना लगी हुई है। ठीक, वो फाइबर की बनी होती है, उसमें जो है स्याही को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है और वो लगातार जो आवश्यकता अनुसार स्याही को रिलीज करता रहता है, जिसके कारण हम लिख पाते हैं। तो क्या हम इसको बिना काटे देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि इस परागकोश को यहां से यहां काट देंगे। ठीक, अभी मान लीजिए काट दिए तो यहां से क्या हो गया, ये इतना कट गया। तो ये परागकोश जो काटने के बाद हमको आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां पे जब आप काट देंगे ना तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा सही नहीं बना बहुत। ठीक, इसको हमने क्या किया है? काट दिया है। तो ये काटने के बाद हमको जो है एक चीज ये बताइए कि यहां इस चित्र में भी लग रहा है कि एक पाली ये है, एक पाली ये। कितनी पाली हो गई? और जब हम इस परागकोश को काट दिए ना तो इसमें जो है दो गोलाकार संरचना इधर और दो गोलाकार संरचना इधर दिखाई दिया। ये दिखाई दिया ना। ठीक, तो एक पाली में कै गोला है? ठीक, तो दूसरे पाली में भी कै गोला है? यही जो गोलाकार संरचना होता है इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। ठीक है ना। अब सोचिए लघु बीजाणुधानी क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमारे रहने के लिए हमारा घर होता है वैसे लघु बीजाणु के रहने के लिए जो लघु बीजाणुधानी होता है वो एक तरीके से उसके घर का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे घर में मनुष्य रहता है वैसे लघु बीजाणुधानी में कौन रहता है? तो लघु बीजाणु। ठीक है ना, बात समझे? कौन रहता है इसमें? लघु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु बाद में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझे? और यही परागकण क्या कहलाते हैं? नर युग्मक, मेल गैमीट। बात समझे? कोई दिक्कत? तो लघु बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रो, MICROSPORE, माइक्रोस्पोर। ठीक है ना, बात समझे? और जो लघु बीजाणुधानी होता है इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोस्पोरेंजियम।
स्पोरेंजियम, GIUM, ठीक है ना, MICROSPORANGIUM, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी जो है ये किसकी तरह कार्य करता है, तो एक घर की तरह कार्य करता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसमें जो है कौन पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी में, तो लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर बाद में किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो परागकण में। परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि परागकोश एक कितने पाली वाली संरचना है, तो दो। परागकोश एक द्विपालित संरचना है जिसमें से प्रत्येक पाली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, किताब में एनसीईआरटी में प्रकोष्ठ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप इंग्लिश का एक वर्ड डालेंगे ना गूगल पे तो उसका 8-10 मीनिंग आ जाएगा। ठीक, तो किताब वाले क्या करते हैं, वही गूगल का जो ट्रांसलेशन वाला लैंग्वेज होता है वही यूज करते हैं। कोई किताब कुछ लिखा, कोई किताब कुछ लिखा है, तो हम लोग जो है ना ऐसा करते हैं कि 20 वर्ड रटेंगे तो हो जाए कंफ्यूज। इसलिए जो है इंग्लिश का ही कंपलसरी, मतलब इंग्लिश जानना काहे जरूरी है। आपके लिए जो है बहुत आसान आसान वर्ड हो लेकिन 15 ठो हो, और इंग्लिश वाला 1 ठो हो, तो एक वर्ड याद करने में आपको ज्यादा मेहनत है कि 15 वर्ड। एक वर्ड आपके लिए याद करना आसान है कि 15 वर्ड याद करना आसान है। एक वर्ड वो कितना भी कठिन हो लेकिन आप कुछ देर तक उसमें दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 15 वर्ड याद करने तो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि इंग्लिश वर्ड जो है ना, इंग्लिश मीडियम क्यों एडवांस, पता है आपको, उसमें एक ही वर्ड होता है। बात समझिए, उसमें वर्ड की संख्या क्या होती है, कम होती है। हिंदी मीडियम में क्या होता है कि मैं मान लीजिए कुछ बोला, अगला कुछ बोला, क्योंकि किताबें दुनिया भर की अलग अलग हैं। ठीक, तो जो जितना किताब से पढ़ा रहेगा उतने जो है वो अलग अलग भाषा में बोलेगा। और इंग्लिश मीडियम क्या बोला कि ये वर्ड टेक्निकल है तो है, यही वर्ड हर किताब में जाना चाहिए, दूसरा वर्ड। इंग्लिश मीडियम इसलिए एडवांस है। आप देखेंगे ना, कभी भी तुलना करके देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको जो है यहां से ए नामक शहर से बी नामक शहर तक जाना है। अब आपको 15 ठो रास्ता गिनवा दिया जाए, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। अगर आपको बोला जाए एक रास्ता ऐसा है कि आप यही पकड़िएगा और कहीं दाएं बाएं में ध्यान दीजिएगा, इसको पकड़ते हुए आप चले जाइएगा, सीधा वहां जाके निकलेंगे। इंग्लिश मीडियम में वही काम किया जाता है, एक रास्ता बताया जाता है। और हिंदी मीडियम में क्या होता है, अलग अलग पब्लिकेशन की जो किताबें होती है ना, वो अलग अलग जो है सिस्टम चलाता है। बात समझे, इसलिए आप देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम जो होता है ना अक्सर प्राइवेट किताबें चलाता है। ठीक, 9वीं क्लास से जो है एनसीईआरटी चलाना शुरू करता है। तो एनसीईआरटी में भी क्या होता है, कुछ टेक्निकल वर्ड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक, और उसके नीचे जो होता है इंग्लिश में क्या होता है, शब्द लिमिट है, फिक्स है, बहुत ज्यादा टर्म नहीं है। अगर बात किया जाए शब्द वर्ड यूज करना उचित नहीं है, टर्म वर्ड यूज करना उचित है। टर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसमें जो होता है सब, जो सबके ऊपर उपकार करता है उसे क्या बोलते हैं, परोपकारी। ठीक ना, तो वहां पे क्या है ना, इंग्लिश मीडियम में वर्ड जो टर्म होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक, बस समझे, चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है इतना समझ में आया, एक हमने परागकोश लिया, परागकोश को हमने काट दिया तो देखा कि जो है इसमें इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हमारा परिभाषा क्या बना परागकोश की संरचना में, परागकोश एक द्विपालित संरचना है। परागकोश क्या है, एक, लिखते रहिए आप लोग, परागकोश एक द्विपालित, लिखते रहिए आप लोग, द्विपालित संरचना है। ठीक है ना, द्विपालित संरचना है
जिसमें से प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ या चैम्बर CHAMBER पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें से प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ या चैम्बर पाए जाते हैं। इन्हें ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। बस सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है हमारा बेसिक हो गया। तो आपसे कोई कंफ्यूजन के तौर पर अगर पूछे, कंफ्यूज करने के लिए कि एक परागकोश में कै पाली? दो। एक पाली में कै प्रकोष्ठ? तो दो। दोनों पाली में कै प्रकोष्ठ? चार। और प्रकोष्ठ का काम क्या होता है? उसमें कौन रहता है? तो लघु बीजाणु रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, बात सुनिए, इतना लिखिए जल्दी जल्दी। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन या कुंभीजाणु जनन। इंग्लिश क्या होगी? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है, एक चीज है माइक्रो MICRO, दो वर्ड है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। एक है माइक्रो MICRO और एक है माइक्रो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। MICRO का मतलब छोटा और MACRO का मतलब बड़ा। माइक्रो माने बड़ा, माइक्रो माने छोटा, ठीक है ना। तो दोनों वर्ड थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। माइक्रो MI वाला जो है वो छोटा है और MA वाला क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। तो माइक्रो मतलब छोटा और माइक्रो मतलब बड़ा, ठीक। तो लघु माने क्या होता है? छोटा। तो माइक्रो वाला यहाँ पे वर्ड यूज होगा कि माइक्रो वाला MICRO, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, SPORO स्पोरोजेनेसिस, GENESIS, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि मतलब ये किस तरह से काम करता है, कैसे जो है परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणु कैसे होते हैं। एक चीज हम लोग जो है अभी पढ़ चुके हैं कि ये जो होता है लघु बीजाणुधानी होता है। लघु बीजाणुधानी में जो है कौन पाया जाता है? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जो है ना, जहां पर रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक कोशिका, ठीक। तो यहां से एक कोशिका अगर हम उठाते हैं, एक कोशिका, तो उसको हम नाम देंगे अधोस्तरीय कोशिका। ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है ना। मतलब लघु बीजाणु, देखिए परागकोश में कितनी पालियां? दो। एक पाली में कितने चैम्बर या प्रकोष्ठ? दो। इन प्रकोष्ठ में कौन रहते हैं? तो लघु बीजाणु। लघु बीजाणु की जो एक कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अधोस्तरीय कोशिका, ठीक। अधोस्तरीय कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हाइपोडर्मल सेल जो होगा, अधोस्तरीय कोशिका जो होगी, ये क्या करेगा? विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा, डेवलप करेगा। और विकास करने के बाद क्या होगा कि इसका जो आकार होगा ना, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
आकार जब बड़ा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाइपोडर्मल सेल मान लेते हैं इतना बड़ा था, अब ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। आकार में वृद्धि हो नहीं हुआ ना। जब ये आकार में वृद्धि कर लेता है ना तो इसका आकार बड़ा हो गया, तो अब इसका नाम जो हो जाएगा आर्कीस्पोरियल सेल। आर्की CHAE है ना, आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक, इसका हिंदी याद नहीं आ रहा, अभी बता रहे हैं। ठीक, तो हाइपोडर्मल सेल जो होता है ये अपने आकार में वृद्धि करके किस में बदल जाता है, तो आर्कीस्पोरियल सेल में। तो हाइपोडर्मल सेल किस में कन्वर्ट हुआ, तो आर्कीस्पोरियल सेल में। ठीक, अब ये आर्कीस्पोरियल सेल जो होता है यहां पर इसमें होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, समसूत्री विभाजन को किस नाम से जानते हैं, माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस बोले थे ना, मियोसिस में क्या है, MEOSIS। यम का मतलब क्या होता है, मी का मतलब मुझमें या हमें कौन सा होता है, अर्धसूत्री। ठीक है ना, तो यहां पर जो है ME वाला नहीं होगा, MI वाला होगा, तो माइटोसिस होगा। यहां पर कौन सा होगा, माइटोसिस। ठीक, माइटोसिस जो है विभाजन जब होगा तब ये बट जाएगा दो पार्ट में। बस सुनिए, कितने पार्ट में, दो पार्ट में बट जाएगा। एक पार्ट को हम बोलेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक, और दूसरा हो जाएगा प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। बड़ी तकलीफ है यार बैठने उठने में। जनन कोशिका। ठीक है ना, इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस सेल। ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का प्राइमरी पैराइडल सेल। RAIDALCELL। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत। अभी इसका हिंदी बता रहे हैं, सोच के याद नहीं आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पे जो है अधोस्तरीय या हाइपोडर्मल सेल जो है ये किस में बदलता है, तो आर्कीस्पोरियल सेल में। कैसे बदला, तो इसमें क्या हुआ, आकार में थोड़ा सा वृद्धि हो गया। ठीक, हिंदी इसका याद नहीं आ रहा यार, आर्कीस्पोरियल सेल का। चलिए भी बता रहे हैं। फिर यहां पे जो है समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहां पर समसूत्री विभाजन जब हुआ तो ये दो पार्ट में बटा। कौन कौन से पार्ट में, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। एक चीज ध्यान दीजिएगा, भित्तीय कोशिका जो ना इसका बाहर पार्ट बनाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जनन में भाग नहीं लेगा, है ना। ये उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं रहने खाने के लिए व्यवस्था देगा। प्राथमिक भित्तीय कोशिका का काम क्या होगा, रहने और खाने के लिए उसके क्या करेगा, व्यवस्था देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके रहने तथा पोषण की व्यवस्था का कार्य कौन देखेगा, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका। बात समझ आई, कोई दिक्कत।
फिर जो है प्राथमिक जो बीजाणु जनन कोशिका होगी यही बाद में जो है कन्वर्ट होगा किसमें, पराग कण में। ठीक ना, बात समझ गई। अब यहाँ पे जो है एक काम करिए, इतना बना लीजिए, नहीं तो अभी उधर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कि पूरा कर दें, पूरा कर दें। अब देखिए यहां पर जो है फिर से जो हमारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, पहले जो है इसको हम देखेंगे कि ये जो है क्या करेगा, विभाजन करेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। प्राथमिक भित्तीय कोशिका ये विभाजित होकर के जो है 3 परत बनाएगा। कितना परत, 3 परत। एक बनाएगा बाह्य परत, और दूसरा बनाएगा मध्य परत, और तीसरा बनाएगा आंतरिक या अंतः परत। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। बाह्य परत जो होता है ये एक लेयर का होता है। कितना, एक लेयर का। और जो मध्य परत होता है ये 3 लेयर का होता है। और जो अंतः परत होता है ये भी कितना लेयर का होता है, तो 1 लेयर का होता है। बात समझे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतः परत जो होता है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, टेपिटम के नाम से। हिंदी इंग्लिश सेम है, कोई दिक्कत नहीं ना। TEPITUM, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर जो है देखिए बाहर वाला परत जो होगा ये क्या काम करेगा, ये सुरक्षा का कार्य करेगा, मतलब प्रोटेक्शन देगा उसको। ठीक ना, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। और जो द्वितीय परत है ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत, और ये तीसरी परत। बात क्लियर। पहली परत बाह्य परत, मध्य परत, द्वितीय परत, अंतः परत, तृतीय परत। अंतः परत को हम किस नाम से जानते हैं, तो टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। कितना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें से जो बाह्य परत होगा वो प्रोटेक्शन या सुरक्षा का कार्य करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बचा द्वितीय और तृतीय परत। तो ये दोनों लेयर जो है ना, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये इसको पोषण देने का कार्य करते हैं। किसको पोषण देंगे, तो ये जो बीजाणु जनन कोशिका होगी, मतलब जो बीजाणु बनने के लिए जो तैयार है जो कोशिका, उसको क्या करेंगे, ये पोषण देते हैं। तो ये जो परतें होती हैं दोनों, ये क्या करती हैं कि पोषण देती हैं। क्या करती हैं, ये पोषण देती हैं। पोषण का कार्य करेंगी या पोषण देती हैं। और किसके लिए पोषण का कार्य करेंगी, तो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के लिए, है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना समझ में आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें भी एक मामला आता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 2 थाली, तो एक मामला डिपेंड करता है कि आप दोनों थाली, तो एक तो मुंह है यार, आप दोनों हाथ से खाओगे तो कैसे घुसेगा, उंगली नहीं घुसेगा, खाओगे कहां से। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपके सामने 2 थाली आ गया, तो उसमें से आप जो है किसी एक थाली को पहले सेलेक्ट करोगे। अब इसके सामने समस्या ये है कि ये किस थाली में खाए। जिस थाली में जो है 3 चैम्बर बना हुआ है, या जिस थाली में 1 चैम्बर है, तो आपके सामने अगर 2 थाली आएगी, तो एक थाली मान लीजिए नजदीक है, दूसरा थाली थोड़ा सा दूर है। तो जो थाली नजदीक होगा, चाहे चटनी भात हो, खाएंगे ना वही ना। तो यहाँ पे जो है जो थाली नजदीक होगा उसमें पहले खाएंगे, जो थाली बाद में होगा उसको दूर बाद में, है ना। क्यों, मान लीजिए आपको भूख लगा है, तो आप देखेंगे कि इसमें कहा है उसमें कहा है, नहीं, भूखा आदमी को सब बढ़िया लगता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है जब ये बीजाणु जनन जो है ना विकसित होगा, तो इसके लिए पोषण कहां से मिलेगा, द्वितीय परत और तृतीय परत से। लेकिन मामला आया कि किसको भोजन के रूप में पहले यूज करेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो टेपिटम होता है ना, ये इसके ज्यादा नजदीक होता है। बात समझे, जो टेपिटम होता है ये किसके ज्यादा नजदीक होता है, तो बीजाणु जनन कोशिका के ज्यादा नजदीक होता है। तो प्राथमिक पोषण मतलब पहले किसको खाएगा, मध्य परत को या अंतः परत को, अंतः परत को। तो पहले भोजन के रूप में या पोषण के रूप में किसको यूज करता है, तो अंतः परत को या टेपिटम को। और जब अंतः परत या टेपिटम को भोजन के रूप में यूज कर लेगा, तब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये विकास और वृद्धि कर लेगा। जब विकास और वृद्धि कर लेगा तब जो है ये बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है इसका जब हाथ बड़ा हो गया हो, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई अगर बच्चा है उसका हाथ बड़ा हो गया हो, तो वो हो सकता है कि जो मेज पे बीचों बीच थाली रखी वहां तक पहुंच जाए। जब तक छोटा था तब तक किनारे तक पहुंचता था। अब जब ये विकास और वृद्धि करके बड़ा हो जाएगा, तब ये कहां पहुंचेगा, तो
मध्य परत तक भी पहुंच जाएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो बीजाणु जनन कोशिका होता है वो सबसे पहले भोजन के रूप में किस परत को यूज करता है, तो अंतः परत या टेपिटम को, और बाद में पोषण के रूप में किसको यूज करता है, तो मध्य परत को। मध्य परत कितने परतों से मिलकर बना होता है, तो 1 से 3 लेयर का बना हो सकता है। वहीं बाह्य परत और अंतः परत कितने परतों का बना होता है, तो एक परत का बना होता है। बात समझ आई? मजे एकदम मस्त बनाइए इसको पूरा। देखिए इसकी जो हिंदी होगी आर्किस्पोरियल की, वो होती है प्रपशु कोशिका, है ना। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए फटाफट। देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एक परागकोश में जो है कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं, और प्रत्येक चैम्बर में जो कोशिकाएं होती हैं जिसमें लघु बीजाणु रहते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है एक चैम्बर में, 2। दोनों चैम्बर मिलाकर कितना, 4। ठीक। और इसमें से अगर हम एक कोशिका को ले लें, उसको हम क्या बोलेंगे, अधोस्तरीय कोशिका। ये कोशिका का आकार मान लेते हैं इतना बड़ा है, तो फिर क्या होता है कि अगले स्टेप में इस कोशिका का आकार में वृद्धि हो जाता है और विकास करके ये आकार में क्या हो जाता, थोड़ा सा बड़ा हो गया। आकार में जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका। इस प्रपशु कोशिका में फिर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर ये कितने भागों में विभक्त हो जाता है, तो 2। एक को बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइडल सेल, और दूसरे को बोलते हैं प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस सेल, ठीक है ना, या स्पोरेंजियम सेल भी बोल सकते हैं आप। फिर जो है बात आती है कि इसके आगे क्या होता है, तो ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ना, ये कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाता है इसका विकास। ठीक। अब जो है क्या होगा कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये पुनः कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, तो 3 भागों में, एक बाह्य परत और एक मध्य परत और एक अंतः परत। ठीक। असली तीनों परत जब बनता है तो उसमें जो होता है प्रथम परत या बाह्य परत जो होता है इसकी मोटाई जो है 1 लेयर की होती है। जो मध्य परत होता है इसकी मोटाई 3 लेयर की। जैसे मान लीजिए एक ईंट आपने बिछाया तो वो क्या हो गया, 1 लेयर हो गया। एक ईंट आपने बिछाया, फिर उसके ऊपर एक ईंट बिछा दिया, फिर एक ईंट बिछा दिया, कितना लेयर हो गया, 3 लेयर। मतलब कोई सामान आपने एक के ऊपर एक 3 रख दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, 3 परत। अगर एक ही रखा तो क्या बोलेंगे, 1 परत। तो मध्य परत जो होता है वो कितने का होता है, तो 3 परत का होता है। और जो अंतः परत होता है टेपिटम कहलाता है। ठीक, इसको टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। ये कितने परत का होता है, तो 1 परत का होता है। इसमें से जो बाह्य परत होता है वो किसका कार्य करता है, तो सुरक्षा का कार्य करता है, प्रोटेक्शन देता है। और जो मध्य परत होता है ये 3 लेयर का होता है, और जो अंतः परत होता है ये भी 1 लेयर का होता है। तो मध्य और अंतः परत जो होते हैं ये दोनों उसको पोषण देने का कार्य करते हैं, लेकिन जो बाह्य परत होता है उसको बाहर से जो है प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, मतलब ढकने का कार्य करता है। ठीक है ना। अब एक मामला आता है कि यार दोनों जब पोषण का कार्य करते हैं कि दोनों को जो है एक साथ तो जो पोषण के रूप में यूज कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मामला आता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, टेबल पर कुछ रखा हुआ खाने के लिए, और उस बच्चे की हाइट ठीक उतनी है कि वो टेबल के किनारे वाले भाग पर रखे हुए खाने वाले पदार्थों को जो है पकड़ कर खा सकता है। जो चीजें बीच में रखी हुई टेबल के उसको वो पकड़ नहीं सकता। तो वहां पर उसके लिए जिम्मेदार क्या है, उसके हाथ छोटे हैं इसलिए वो बीच तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो ना बीजाणु जनन कोशिका होती है जब ये छोटे आकार की होती है, ठीक, तो यहाँ पे ये सबसे पहले किसके पास पहुंच पाता है, तो टेपिटम के पास, क्योंकि ये इसके नजदीक होता है। ठीक। और जब टेपिटम को भोजन के रूप में यूज कर लेता है ना, तब ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि ये
जब इसको खत्म कर देगा तो विकास और वृद्धि भी कर लिया, तब ये किसके पास पहुंच जाएगा, मध्य परत के पास। जब मध्य परत को पोषण के रूप में खत्म कर देगा तब ये पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो पराग कण में। ठीक है ना, बात समझ आई। अब इसको जो हम चित्र सही समझ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कैसे जो है भोजन के रूप में यूज करता है। देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रथम परत जो है एक परत की होती है, मध्य परत 3 परत की और अंतः परत 1 परत। देखिए हम जो है एक काम करते हैं, यहाँ पे हर परत के लिए कुछ संरचना फिक्स कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे वर्गाकार संरचना दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य परत। इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य परत या प्रथम परत। ये कौन सी परत होगी, प्रथम परत या फर्स्ट लेयर। ठीक ना, बात समझे। और जो हमारा द्वितीय परत होगा उसको हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय परत या सेकेंड लेयर। ठीक है, और जो तृतीय परत होगा उसको हम बनाएंगे ठीक गोलाकार ऐसे। ठीक, अच्छा सेकेंड लेयर में कितना परत बनेगा, तो 3 परत। और फर्स्ट लेयर में कितना परत बनेगा, तो 1 परत। और अंतः परत में कितना लेयर बनेगा, तो 1 लेयर बनेगा। ठीक ना, इस ये हमारा कौन सा लेयर है, तो थर्ड लेयर है। बस समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने मानक मान लिया कि कैसे कैसे हम दिखाएंगे। मतलब अगर ऐसे दिखेगा तो समझ लेंगे पहला परत है, ऐसे दिखेगा तो हम लोग बोले क्या, मध्य परत है, ऐसे दिखेगा तो अंतर परत, ये बाह्य परत है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बाह्य परत। तो बाह्य परत को जो है कुछ इस प्रकार दिखा देते हैं। वर्गाकार दिखाना, आयताकार दिखाना ना जी। ये हो गया हमारा बाह्य परत। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, द्वितीय परत। ये कितने लेयर का होगा, तो 3 लेयर का। ठीक, ठीक है ना, बस वही चीज ध्यान दीजिएगा। इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये जो हमारा अंदर वाला लेयर होगा उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। इसको 3 मंजिला बना देना है। ये वाला बीच वाला जो है ना 2 मंजिला हो गया, अभी तीसरा मंजिला बचा है। हो गया। अब हमारा बचा क्या, अंतः परत। इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना और गोलाकार बनाना है, ऐसे ना। अंतर है ना, अलग है कि सेम है, अलग है ना। ठीक, बस अलग है उतने से मतलब है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं हम लोग अभी बोले थे कि ये पोषण का कार्य करेगा। ये हो गया हमारा बाह्य परत। ठीक है ना, बात समझ आई।
और ये हमारा हो गया मध्य परत। मध्य परत कहां से कहां तक है तो जान लीजिए इसको, ये यहां तक है, मतलब हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का क्या है मध्य परत। और अंतः परत कौन सा है तो ये इतना अंतः परत है, कोई दिक्कत नहीं ना, जिस लेयर में जो जितना फैला उतना लिख दिया गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर जो बीजाणु होगा ना वो यहां पर होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर होगा, ठीक, यहां पर है। अब ये क्या करेगा, इस अंदर वाले परत को या अंतः परत को या टेपिटम को पहले पोषण के रूप में यूज करेगा। अब एक चीज बताइए, आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है, आप उसको खाएंगे तो खत्म होगा बढ़ेगा, खत्म होगा। तो जब ये इसको खाएगा ना तो विकास और वृद्धि भी करेगा, तो इसको जब ये पोषण के रूप में यूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो अंदर वाला लेयर है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ आएगी, समझ आई बात, ठीक। अच्छा, जब ये विकास और वृद्धि करेगा तो इसमें जो है आगे कुछ प्रोग्रामिंग भी होगा। तो यहां पर इसका क्या होता है कि समसूत्री विभाजन हो जाता है। कौन सा, समसूत्री विभाजन हो जाता है। तो इससे जो है कितने बन जाते हैं, 1 से 2, एक ठू था, एक ठोर बनाया, कितना हो गए टोटल, 2 हो गए। अब इसके बाद जो है, अब यहां पर 2 के बाद फिर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाएगा। बात सुन जाई, आगे क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री। अब अर्धसूत्री में क्या होता है कि आगे मतलब हम कह सकते हैं कि संख्या इनकी बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही। संख्या अगर बढ़ रही है तो खाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, तो पोषण लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। पोषण लेने वालों या खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या करेंगे, मध्य परत को भी खा पी करके क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। जब मध्य परत को भी खा पी करके ये खत्म करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर अब जितना खाएंगे उतना स्थान खाली होगा ना। आपके घर में कोई सामान रखा हुआ खाने वाला तो वो जगह कवर करेगा नहीं करेगा, करेगा। जब वो आप खाएंगे धीरे धीरे तो जब वो खत्म होगा तो जिस जगह पे वो सामान रखा हुआ था वो जगह खाली हो गया नहीं हो गया। जब इनके द्वारा खा करके जो है इसको खत्म किया जा रहा है तो ये जगह खाली होगी कि भरी रहेगी, खाली होगी ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है ये वैसे वैसे पोषण को क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। और इस प्रकार इसमें क्या होता है कि जब इनकी संख्या बढ़ती है ना तो ये जैसे जैसे खाते जाएंगे जगह भी खाली होती जाएगी और फिर इनका विकास होगा, बड़े होंगे तो इनके रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले रहने के लिए जगह कम था क्योंकि भरा हुआ था। जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे जगह खाली हो रहा है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार जो होता है परागकण का निर्माण होता है। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको बना लीजिए आप लोग, ये अंदर वाला आप लोग बना लेंगे ना, तीसरा वाला एक ही मिटाए हैं, ठीक, बनाइए आप लोग।